हेलो क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आपका स्वागत है जहां हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में उसका 1 बाय 1 हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस चैप्टर का जो पहला एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो ये है कि अगर पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, is it possible for the object to traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on. अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? अनबैलेंस फोर्स। और वो अनबैलेंस फोर्स कितना है? 0। तो अब आप ही बताइए, अगर अनबैलेंस फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अनबैलेंस फोर्स 0, अनबैलेंस फोर्स। तो ऑब्जेक्ट के स्टेट में तभी बदलाव आता है जब कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स लगे। और अगर अनबैलेंस फोर्स 0 है, इसका मतलब कि ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। सारे फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस्ड है। ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। और कभी भी जब बैलेंस फोर्स रहेंगे, तो कभी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो नहीं बदलेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो वो मोशन में रहेगा, उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। नो चेंज इन वेलोसिटी, है ना। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर में कि ऑब्जेक्ट का स्टेट चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन, वो कौन बदलता है? वो अनबैलेंस फोर्स बदलता है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स यहाँ क्या बोला है? 0 है, यानी सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। और अगर फोर्सेस बैलेंस है तो ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं बदलेगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि क्या वो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करे। नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो राइट डायरेक्शन में जा रहा था और उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स क्या है? 0। तो अगर ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करेगा, यानी वो जिस वेलोसिटी से जा रहा था वो उसी वेलोसिटी से चलता चला जाएगा आगे, और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बिफोर एंड आफ्टर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इफ यस, तो क्या होगा आंसर? हाँ। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी? तो इतने पार्ट का आंसर, यहां से लेके यहां तक के पार्ट का जो आंसर है वो है यस। यस, इट इज पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट, it is possible for the object to travel with a non-zero velocity, non-zero velocity। ठीक है, वो नॉन जीरो वेलोसिटी यानी कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी है और उसी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट चलता चला जाएगा, क्योंकि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है। और इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन। तो हमने कंडीशन रख दी कि ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा था और उस पर जो अनबैलेंस फोर्स है वो 0 लग रहा है, यानी सारे फोर्सेस बैलेंस है, तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करेगा और वो उसी वेलोसिटी से चलता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कहा है? व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। आपने देखा होगा दिवाली के या होली में जब हम घर की सफाई करते हैं तो कारपेट को उठाया, डंडे से मारा, तो क्या होता है? उसमें से धूल और गर्दे निकलते हैं कि नहीं? डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है, यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है,
तो मान लेते हैं ये कारपेट है, ठीक है, ये क्या है, कारपेट है। अब आपने इस कारपेट को डंडे से मारा, ठीक है, आपने इस कारपेट को डंडे से मारा, हिट किया, ठीक है। अब इस कारपेट पे क्या थे, मान लेते हैं ये ब्लू ब्लू डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो अभी इस समय जब आपने डंडे से नहीं मारा है तो कारपेट भी रेस्ट पे है और डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट पे है, ठीक है, अभी दोनों रेस्ट पे है। लेकिन जब आप इसे डंडे से हिट करोगे, जब आप इसे डंडे से हिट करोगे, देखो दो कंडीशन में बता देता हूं, ये दो कंडीशन समझो, ठीक है, ये दो कंडीशन। अब इस दो कंडीशन में पहले कंडीशन ये है कि कारपेट और डस्ट पार्टिकल्स, ये ब्लू कलर के डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अभी कारपेट और डस्ट पार्टिकल दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने डंडे से कारपेट को मारा, ठीक है, तो कारपेट तो मोशन में आ गया, कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो अभी भी रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि डस्ट पार्टिकल्स तो रेस्ट पे हैं और कारपेट जो है वो मोशन में आ गया। तो क्या होगा, अब कारपेट आगे चला जाएगा मोशन के कारण, ठीक है, अभी दोनों एक जगह थे, अब कारपेट आगे चला गया लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं का वहीं रह गया। तो यानी डस्ट पार्टिकल कारपेट से अलग दिखेगा कि नहीं, तो वही अलग आपको दिखाई देता है। बात समझ में आई, क्योंकि हमने कारपेट को मारा, कारपेट मोशन में आ गया और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो वहीं के वहीं रह गए, ठीक है। तो कारपेट आगे चला गया, डस्ट पार्टिकल वहीं का वहीं रह गया, तो हम ये देखते हैं कि हाँ कारपेट से अलग हो गया डस्ट पार्टिकल, पहले दोनों साथ में थे, दोनों रेस्ट पे थे, ठीक है। तो यहाँ कौन सा अप्लाई होता है लॉ, बाई या ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्या होता है ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, अब आप समझ गए होगे। तो व्हेन द कारपेट इज बीटन इट कम्स इन मोशन बट द डस्ट पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया एंड दस, और इसीलिए डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो कारपेट से अलग होकर गिर जाते हैं और फिर उसको ग्रेविटी नीचे खींचती है तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप। कभी आपने देखा है कि अगर आपने सरकारी बसों में ट्रेवल किया हो तो सरकारी बसों में जो सामान होता है ना वो बस के ऊपर रख दिया जाता है और जो पैसेंजर होते हैं वो बस के अंदर बैठ जाते हैं, सारा सामान बस के ऊपर। तो वो बस के ऊपर जो सामान रखा है ना उसे रस्सी से बांधा जाता है, रोप से टाई किया जाता है, नहीं तो बस चलते चलते ब्रेक लगाएगी तो सारा सामान आगे गिर जाएगा। तो क्यों बांधा गया, सिंपल सी चीज़ है कि अब आप मान लो कि मैं एक बस बना देता हूँ, ये रही एक बस, ठीक है, फिर डन। अब इस बस पे रखा हुआ है सामान, ठीक है। तो अगर बस मोशन में है तो फिर ऑब्जेक्ट भी मोशन में, ये सामान भी मोशन में रहेगा। अब आपने क्या लगाया, ब्रेक लगा दिया, अचानक आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अब बस ब्रेक लगने से बस तो जो बस है वो तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन जो बस के ऊपर सामान रखा था वो तो मोशन में है। अभी दोनों मोशन में थे, बस चल रही थी तो बस के ऊपर सामान भी चल रहा था, लेकिन अचानक ब्रेक लगा तो ब्रेक कहाँ लगा, ब्रेक टायर को रोकेगा, है ना, टायर को घूमने से रोकेगा। तो टायर किसका पार्ट है, बस का, तो यानी बस रुकेगी, तो बस रेस्ट पे आएगी लेकिन सामान थोड़ी रेस्ट पे आएगा, सामान तो मोशन में रहेगा। तो बस रुक जाएगी, सामान मोशन के कारण सामान आगे गिर जाएगा। तो सामान ना गिरे इसीलिए हम सामान को बांध देते हैं। तो यहाँ भी कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आना चाहिए। तो व्हेन ए बस स्टार्ट्स टू मूव, अब दोनों समय चलते समय और रुकते समय दोनों समय दिक्कत आएगी क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, है ना।
जब बस चलना शुरू की तो सामान पीछे गिर सकता है, बस अचानक रुकेगी तो सामान आगे गिर सकता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। ठीक है, तो इसीलिए व्हेन अ बस स्टार्ट्स टू मूव इट एक्वायर्स अ स्टेट ऑफ मोशन, बट द लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बस टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, हेंस व्हेन द बस मूव्स द लगेज टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड हेंस फॉल्स बैक। ठीक है, तो जब बस चलना शुरू करती है तो जो लगेज है वो तो रेस्ट पे है और बस मोशन में आ गई तो बस आगे चली जाएगी, लगेज पीछे गिर जाएगी इनर्शिया के कारण। और जब रुकेगी बस तो बस रुक गई लेकिन लगेज मोशन में है तो वो आगे गिर जाएगा लगेज, है ना। तो यहाँ भी लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या बोला है, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विथ विच then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop because, मतलब एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया क्रिकेट मैच में, बॉल क्या हुई, ग्राउंड में जा रही थी, धीरे धीरे वो कुछ डिस्टेंस के बाद जो बॉल है वो रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है। तो बॉल क्यों रुकी? अब आप ही बताओ, अगर जो ग्राउंड पर बॉल क्या कर रही है, रोल करते हुए जा रही है, अगर बॉल रोल करते जा रही है तो बॉल का जो मोशन है उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन लगेगा, किसके बीच, बॉल और ग्राउंड के बीच। और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगता है, तो मोशन में जो स्पीड है उसकी स्पीड को लगातार फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो क्या करेगा, कम करेगा। तो कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि बॉल कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाएगी। तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज, बॉल स्लो होकर रुक गई, क्यों, क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। और वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हिट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से, है ना, या किसी सरफेस से रोल होते हुए जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels at a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration, then find its force acting on it if its mass is 7 ton. और ये दे रखा है कि 1 टन 1000 kg के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या है, हिल मतलब पहाड़। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पहाड़ी है ऐसे, अब यहाँ जो ट्रक है वो रोल डाउन हो रहा है, नीचे आ रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो सबसे ये पहले ये पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालो अगर ये जो ट्रक है ना, वो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो अब आपको क्या क्या दिया है जरा देखो, अब आपको डिस्टेंस दिया है s 400 मीटर, आपको टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी ऊपर से ट्रक जब नीचे आ रही है हिल में, है ना, मतलब पहाड़ से जब नीचे आ रही है तो स्टार्ट रेस्ट से हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, है ना, लेकिन आपको s पता है और u पता है और t पता है। तो अब हम कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इसको निकालने के इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। और क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अगर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, या तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ s=ut + ½ at², ठीक है, या तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब क्योंकि मेरे पास एस और टी दिया हुआ है और एस और टी यहाँ है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब आप ये बताओ, ये u की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो s हो जाएगा 400 मीटर इजिकल टू ये पूरा टर्म 0 और बचा क्या, ½ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है 20, तो 20 इंटू 20। ठीक है, ये 2 0, ये 2 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया।
अब एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ट्रक का मास कितना है 7 टन। अब यहाँ टन में रखोगे मास के केजी में, केजी में रखना जरूरी है। तो 7 टन कितना हुआ, 1 टन मतलब 1000 केजी, तो 7 टन मतलब 7000 केजी। ये हो जाएगा 7000 केजी इंटू एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 टू जा 14,000 और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो ये हो गया आपका फोर्स। तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी निकल गया और फोर्स भी निकल गया और फॉर्मूला ये हमने लगाया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया था तो हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया और हमने एक्सेलरेशन निकाला, फिर इस फॉर्मूले से हमने फोर्स निकाला और फोर्स की न्यूटन मतलब एसआई यूनिट होगी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। मतलब हमने एक पत्थर को फ्रोजन लेक पर क्या फेंका है, कितने रफ्तार से 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और वो स्टोन 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या स्टोन क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। तो what is the force of friction between the stone and the ice। तो frozen surface, तो frozen surface क्या है, लेक। तो जो लेक थी वो जम गई, तो लेक का जो पानी था वो जम गया, तो वो क्या बन गया आइस। अब उस आइस की सरफेस पर हमने पत्थर फेंका, तो पत्थर और आइस के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, हमेशा मोशन को अपोज करता है, मोशन को कम करने की कोशिश करता है। मोशन यानी स्पीड, वेलोसिटी। तो जिस स्पीड से हमने पत्थर फेंका था, फ्रिक्शन उस स्पीड को लगातार, वेलोसिटी को लगातार कम करता रहेगा। तो वेलोसिटी 20 से लगातार कम होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि कितना हो जाएगा, पत्थर रेस्ट पे आ जाएगा, यानी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी पता है 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक 20 से 0 होने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो है 50 मीटर। तो अब आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालने के क्या है, अब आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब आपके पास ये फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस ए टी, या आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगे से अच्छा है ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अब देखो यहां एक्सेलरेशन किस में होगा, निगेटिव में होगा। ए का साइन क्या होगा, निगेटिव में, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होना मतलब एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, माइनस। तो ये जो प्लस है यहाँ एक्चुअली प्लस नहीं लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। बात समझ में आई। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो u स्क्वायर को मैं 2as लिख सकता हूँ। हाँ सर, u कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू a इंटू s, s कितना है 50 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये एक्सेलरेशन माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, अब ये बताओ। ये एक्सेलरेशन आएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में क्यों आएगा, अब आप बताओ। एक्सेलरेशन माइनस में इसलिए आएगा, मैंने पहले ही बोला था, एक्सेलरेशन माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन माइनस में है। ठीक है, कितना माइनस में है, 4 मीटर पर सेकेंड, वो हमने यहां से निकाल लिया ये इक्वेशन लगाकर। ये इक्वेशन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। यहाँ वैसे तो प्लस रहता है, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन माइनस में होगा, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। आप चाहो माइनस ना लगाओ, ठीक है, आप चाहो माइनस ना लगाओ, अगर इसको प्लस रखोगे, ठीक है, तो ये आपका ऐसे आएगा फॉर्मूला,
ये आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स जिसने वेलोसिटी को कम किया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 1 kg, तो ये रखेंगे यहाँ 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका -4 न्यूटन। माइनस ये बता रहा है कि फोर्स मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, और मोशन के अगेंस्ट लगेगा तभी तो वेलोसिटी कम होगी। 20 से कम होकर 19, 18, 17 ऐसे कम होते होते 0। ठीक है, तो माइनस का मतलब भी समझो। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूं आगे की तरफ और कोई मुझे पीछे खींच रहा है, तो मोशन मेरा आगे की तरफ है, लेकिन फोर्स इस मोशन के अपोजिट लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे? माइनस से। लेकिन अगर मैं जा रहा होता, कोई मुझे इसी डायरेक्शन में ढकेले, तो जिधर मोशन हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है, तब फोर्स का साइन प्लस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? एक 8000 किलोग्राम का इंजन है। ठीक है, 8000 किलोग्राम का इंजन है, ये हो गया इंजन। ठीक है, और ये 5 बोगियों को, वैगन मतलब बोगी, ट्रेन देखा है आपने? जरूर देखा होगा। तो ट्रेन में सबसे आगे इंजन होता है और उसके ऊपर, उसके पीछे बोगी होती है, जनरल बोगी, स्लीपर बोगी, एसी बोगी, है ना? तो बोगी यानी वैगन। तो एक इंजन जो है वो 8000 किलो का है और उसके पीछे 5 बोगियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और हर बोगी कितना है? ईच ऑफ 2000 किलोग्राम। तो ये भी 2000 किलोग्राम, ये भी 2000 किलोग्राम, ये भी 2000 किलोग्राम, ये भी 2000 किलोग्राम, और ये भी 2000 किलोग्राम। ठीक है, along a horizontal track if the engine exert a force of 40,000 न्यूटन। अब ये जो इंजन है ये 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये 40,000 का जो न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा होगा। मान लो ट्रेन को जिधर ले जाना है उधर लग रहा होगा। ठीक है, तो इंजन चाह रहा है कि मैं इधर इतने फोर्स से मैं इन सभी को खींचूं, तो मोशन इधर हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन जो फ्रिक्शन लगेगा, अब आपको पता है फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगता है। तो ट्रेन अगर इधर जा रही है, मोशन इधर लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 5000 न्यूटन। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नेट फोर्स कितना लगा? ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेकिन नेट कितना लगा? तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका 35,000 न्यूटन। 35,000 न्यूटन। 40,000 से ये खींच रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 5,000 से अपोज कर रहा है, तो जीतेगा कौन? तो ये जीतेगा, लेकिन ये 5,000 इसके 5,000 को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो इसका 35,000 ही बचेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ देखो एक फोटो लगाई थी मैंने, ये देखो, ये 400 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ये 300 न्यूटन के से इधर खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों 300-300 बराबर बैलेंस, लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं है, तो फिर कौन सी टीम किधर जाएगी? तो ये वाले लोग एक्स्ट्रा 100 है ना, 400-300, तो इसके पास एक्स्ट्रा 100 न्यूटन का फोर्स है, तो ये इसको खींच लेंगे। तो वही चीज़ है ना? इंजन 40,000 लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? 5,000 लगा रहा है, तो जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो 35,000 न्यूटन है। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालो। ट्रेन का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे?
तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कौन सा लगाएंगे? नेट फोर्स रखेंगे, नेट फोर्स। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा 35,000। ट्रेन पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स यही लग रहा है ना, इसी के कारण तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हमेशा अनबैलेंस फोर्स ही तो क्या करता है? ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलता है। तो ये अनबैलेंस फोर्स है और यही वेलोसिटी को बदलेगा, और वेलोसिटी टाइम के साथ बदलेगी तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आया, तो फोर्स हम ये रखेंगे, 40,000 नहीं रखेंगे, 5,000 नहीं रखेंगे, नेट फोर्स रखेंगे। तो ये हो गया 35,000 न्यूटन नेट फोर्स, और अपॉन मास। अब मास किसका लेंगे? केवल इंजन का कि केवल बोगी का कि सबका? तो पूरी ट्रेन का इंजन, पूरे ट्रेन का मास लेंगे ना। तो ये 8,000 और ये 2,000 के 5, तो 2,000 के 5 यानी 10, और 10 और 8 18,000। तो ये हो जाएगा आपका 18,000। ठीक है, इसको काट दो और ये हो जाएगा आपका 35/18। ठीक है, तो ये आपका आ गया 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब चाहो तो इसे फ्रैक्शन से डेसिमल में बदल लो, है कि नहीं? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ठीक है, मतलब एक व्हीकल है, गाड़ी है जो रोड पे चल रही है। अगर उस व्हीकल को रोकना है कितने एक्सेलरेशन से? विथ ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आप ही बताओ, आप बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो फोर्स का मतलब होता है, देखो ये हो गई ऑटोमोबाइल व्हीकल, इसका मास कितना है? 1500 kg। ठीक है, और ये कितने वेलोसिटी से जा रही थी आपको नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसको रोकना है, इसको रोकना है। तो इसका अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा था, तो इस मोशन के अगेंस्ट क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर गाड़ी ऐसे जा रही थी तो गाड़ी को रोकना है, स्टॉप करना है, तो इस मोशन के अगेंस्ट आप फोर्स लगाओगे, तब जाकर गाड़ी रुकेगी। और गाड़ी को रोकने के लिए आपको एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर फोर्स कैसे निकालोगे? कितना फोर्स चाहिए ताकि ये 1500 किलोग्राम की जो गाड़ी है वो इतने एक्सेलरेशन से जो है, जो जा रही थी, वो रुक जाए? तो यहाँ आपका फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हो गया? 1500 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस में 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी को रोकना है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो मोशन के अगेंस्ट होगा, अपोजिट होगा। तो मोशन के डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन जिस पर फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या लेंगे? माइनस, है ना? तो एक्सेलरेशन का साइन यहाँ माइनस रखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 1500 इंटू 1.7। तो मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। 1500 इंटू 1.7, 2550। कितना? माइनस 2550 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये 1500 किलोग्राम की ये जो गाड़ी है ना, वो इतने एक्सेलरेशन से जा रही थी तो वो रुक जाए, तब आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। डन? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v? तो p यानी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बना? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ mv का होल स्क्वायर है, mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर mv। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट,
यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? अब देखो, हम चाह रहे हैं कि एक लकड़ी का कैबिनेट है, बॉक्स टाइप का है, और उसको हम फ्लोर पर क्या करना चाह रहे हैं, ढकेलना चाह रहे हैं, और कुछ इस तरीके से ढकेलना चाह रहे हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो जैसे ये फ्लोर है और ये हो गया बॉक्स, ठीक है, और हम चाह रहे हैं इस बॉक्स को ढकेलें और ऐसे ढकेलें कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब आप बताइए, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब नो चेंज इन स्टेट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट के स्टेट में, मोशन के स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो जैसे पहले जा रही थी वेलोसिटी से उसी वेलोसिटी से आगे चल रही है। और ऐसा कब होता है कि ऑब्जेक्ट का स्टेट ना बदले? ऐसा तब होता है जब हम फोर्स नेट जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या हो, जीरो, है ना। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों फोर्स, जब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम कितना लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, और दोनों का जो सम है वो कितना आ जाए, जीरो। तभी तो फोर्स, नेट फोर्स क्या होएगा, जीरो, और नेट फोर्स जीरो, ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं बदलेगा। भाई सारे फोर्सेस मिलकर अगर जीरो हो जाएं, यानी कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, एक फोर्स से नहीं होता है, सारे फोर्सेस का समेशन, सम, तो सारे फोर्सेस का जब सम जीरो हो जाए मतलब फोर्स लग ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट पे। तो सारे फोर्स कौन सा, एक तो ये फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, और इन दोनों फोर्स का समेशन जीरो, यानी अनबैलेंस फोर्स क्या हो गया, जीरो। और जब कोई अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होगा, नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सारे फोर्सेस मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दें और वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया बताइए, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा -200 न्यूटन। माइनस इस बात को बता रहा है कि इस फोर्स के अपोजिट लग रहा है, 200 न्यूटन 200 न्यूटन, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट अपना स्टेट नहीं बदलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके तो हमें इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इतना लगेगा तब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will be probably not move. Student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रक खड़ा था सड़क पर, है ना, ट्रक, वही ट्रक मैं निकला और गड्डी ले के, तो वो गड्डी कौन सी ट्रक थी, ठीक है, ये हो गया ट्रक। अब ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आप यहाँ ट्रक पर फोर्स लगा रहे थे तो ट्रक ने आप पे फोर्स लगाया, तो एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि ट्रक पर जब हमने फोर्स लगाया तो ट्रक मूव नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जितना हमने फोर्स लगाया ट्रक पे, ट्रक ने भी उतना ही फोर्स लगाया, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो गए। तो क्या ये बात सही है? नहीं। क्यों? फोर्स तभी कैंसिल होगा, एक दूसरे को तभी कैंसिल करेगा जब सेम ऑब्जेक्ट पे लगे। जैसे मान लो इस पर एक फोर्स लगा 500 न्यूटन और ये फोर्स लगा 500 न्यूटन,
तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रक पे फोर्स लगा रहे हो और उसका जब रिएक्शन मिल रहा है, तो ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। और जब फोर्स ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो फोर्स कैंसिल नहीं होगा। तो यहां स्टूडेंट का ये जस्टिफाई करना कि दोनों अपोजिट हैं, इक्वल हैं, इसीलिए कैंसिल हो जाएंगे, ये बात गलत है। कैंसिल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे। जबकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं इसीलिए वो कैंसिल नहीं होते। तो फिर तो ट्रक मूव क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, और उतने फोर्स से हो सकता है कि ट्रक को मूव कराना पॉसिबल ना हो, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा, ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा, और ज़्यादा इनर्शिया तो वो उतने फोर्स को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, अपना स्टेट बदलना नहीं चाहती है। तो ये रीज़न है एक्चुअली में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जो स्टूडेंट का लॉजिक है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, वो गलत है। क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स इसलिए नहीं कैंसिल करते क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। Hence action reaction can never cancel each other. In case of truck, when we push the truck, the logic that the two forces cancel each other is not correct, since action and reaction force act on different bodies and hence can never cancel each other. Action reaction force कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ठीक है? लेकिन वो फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लगते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास मैटर करता है कि क्या वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में पॉसिबल है। तो यहाँ ट्रक का मास बहुत ज़्यादा था तो उतने फोर्स से काम नहीं बना, इसीलिए ट्रक मूव नहीं करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change in momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. यानी क्या कहा जा रहा है? कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि आपके पास हॉकी की स्टिक थी, अब आपके तरफ एक बॉल आ रही थी जिसका मास 200 ग्राम था और वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपने हॉकी स्टिक से उस बॉल को मारा, ठीक है, और बॉल को मारने के बाद अब बॉल की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई और उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। पहले ये ऐसे आ रही थी, अब ये ऐसे जा रही है, मास वैसा का ही वैसा है। तो हिट करने से पहले ऐसी सिचुएशन थी, हिट करने के बाद ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है, तो अब क्या बोला है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल। तो हॉकी के बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया? तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब आपको फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो फाइनल, अब आप इसमें डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए, राइट डायरेक्शन को, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा, है ना। तो अब बताइए फाइनल मोमेंटम कितना लिखोगे? बताओ। तो फाइनल मोमेंटम लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 200 ग्राम, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाकर ये केजी में बदलेगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये ग्राम में है और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आपने साइन लगा दिया क्या? माइनस का। तो अब कैंसिल कर दो, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 1 जा, 2 5 जा, 5 6, ये हो गया। तो ये आ गया आपका कितना? -1 मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, -1 kg/s ये फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, अच्छा सॉरी, फाइनल में आपने इसको प्लस लिया था ना, तो यहाँ प्लस होगा, ये प्लस होगा क्योंकि आपने प्लस लिया है। अब इनिशियल में आपने वेलोसिटी को, डायरेक्शन को माइनस लिया है, तो माइनस लगाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास, तो 200 ग्राम था ना, तो हमको मास किस में रखना है, किलोग्राम में। तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हो गया मास। अब इनिशियल मोमेंटम यानी बॉल हिट करने से पहले, ये इनिशियल स्टेज है ना, तो फाइनल मोमेंटम निकाल लिया हमने। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। मास 200 ग्राम, वेलोसिटी 10 मीटर, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या लिया है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये हो गया माइनस 200 किलोग्राम इंटू कितना है 10, ठीक है, ये आ गया आपका -2 kg/s। चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन फाइनल कितना है 1 माइनस इनिशियल कितना है -2, तो ये हो जाएगा आपका +3 kg/s। ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर/सेकेंड स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। लकड़ी का ब्लॉक रखा था, ठीक है, एक बुलेट आई, कितने रफ्तार से, 150 मीटर/सेकेंड की रफ्तार से। बुलेट का मास कितना था 10 ग्राम, और आकर लकड़ी से टकरा गई, ठीक है, और कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। और इतने टाइम में वो बुलेट जिसकी रफ्तार 150 मीटर/सेकेंड थी, वो रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो जो बुलेट है वो ब्लॉक, लकड़ी के टुकड़े में कितने अंदर तक, कितने डिस्टेंस तक जाकर वो रुकी है, वो डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। यानी ये कंडीशन है, लकड़ी का ब्लॉक रखा था, एक बुलेट जिसका मास कितना है 10 ग्राम, जिसकी वेलोसिटी 150 मीटर/सेकेंड है, आकर वो इससे टकराती है, और वो क्या होती है, कुछ अंदर तक घुस जाती है और फिर रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। और उसको, उसकी रफ्तार 150 से रेस्ट पे यानी 0 मीटर/सेकेंड में आने में कितना समय लगा, 0.03 सेकेंड लगा। तो अब आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कितने डिस्टेंस तक ये बुलेट जो है वो वुडन ब्लॉक के अंदर गई, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। और क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। लकड़ी ने बुलेट पर कितना फोर्स लगाया ताकि बुलेट रुक गई, वो फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 150 मीटर/सेकेंड, बुलेट का फाइनल वेलोसिटी दिया है 0 मीटर/सेकेंड, ठीक है। टाइम दे रखा है 0.03 सेकेंड, मास दे रखा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी एस निकालना है। तो हम कैसे एस निकालें, अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले से चलता हूं, v² = u² + 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा u² = -2as, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मुझे दो चीज़ चाहिए, a भी चाहिए s भी चाहिए, तो मुझे पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v = u + at, तो v कितना हो गया 0, u कितना है 150 मीटर/सेकेंड, प्लस a t कितना है 0.03, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया 150 अपॉन में 0.03, और ये माइनस में आया,
ठीक है, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये हो गया एक्सेलरेशन कितना 150, तो यहाँ 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 ऊपर और ये हो जाएगा 3, 3 5 0 0 0 माइनस, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया तो अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर इजकल टू 2as। ठीक है, क्लियर। तो ये माइनस यू स्क्वायर कितना है 150, 2 इंटू ए कितना है ए कितना है, ए था आपका माइनस 5000 इंटू एस। ठीक है, ये हो जाएगा 150 इंटू 150, ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 इंटू एस। ठीक है, 15 15 कितना होता है, ठीक है, 5 5 25, 2 7 7 5 12, 225। दो जीरो से 2 0 कट गया और ये आ गया एस आ गया आपका 2.25 मीटर। इतने डिस्टेंस के बाद जो है वो जो बुलेट है वो रुक जाएगी 2.25 मीटर। ठीक है, अब मुझे फोर्स भी निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका, बुलेट का मास कितना दिया है 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10/1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकला है हम लोग का 5000, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5000। ठीक है, ये केजी में, तो ये 1000 से ये 1000 कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया -50 न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स। माइनस ये बता रहा है कि फोर्स मोशन के अगेंस्ट लग रहा है। बुलेट ऐसे जा रही थी और वुडन ब्लॉक ने फोर्स ऐसे लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके बुलेट रुकी ना, तो ये फोर्स आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जा रहा था कितने वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और वो एक लकड़ी के बक्से से टकरा जाता है और फिर दोनों साथ मूव करते हैं। देन दे मूव बोथ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास कितना था 1 किलोग्राम और वो कितनी रफ्तार से जा रहा था 1 kg उसका मास था और वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था, और फिर वो लकड़ी के एक बक्से से टकराता है, collides and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। तो लकड़ी जिसका मास 5 kg है उस लकड़ी के बक्से से टकरा जाता है और चिपक जाता है, फिर दोनों साथ चलते हैं। तो कहा है कि पहले कितना मोमेंटम था वो निकालो, टकराने के बाद मोमेंटम निकालो, और टकराने के बाद जब ये दोनों ऑब्जेक्ट लकड़ी का बक्सा और ऑब्जेक्ट चिपक गए तो दोनों जब साथ चल रहे हैं तो वो कितने वेलोसिटी से साथ चल रहे हैं ये निकालो।
तो मोमेंटम के पहले, टकराने के पहले लकड़ी का बक्सा तो रेस्ट पे था, तो इसका अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मोमेंटम भी जीरो हो गया। तो टकराने के पहले सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम किसका होगा? इस ऑब्जेक्ट का। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा? मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। तो टकराने से पहले वुडन ब्लॉक का तो कोई मोमेंटम था नहीं, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम जीरो। तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये केवल मोशन में है, तो मोमेंटम केवल इसी के कारण होगा, इसी ऑब्जेक्ट के कारण मोमेंटम होगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है ना, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम होगा? तो कोलिजन के बाद आप पहले वेलोसिटी तो निकालो, तब तो मोमेंटम निकालोगे। तो अब चेंज, अब देखो टकराने के पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम टकराने के बाद होगा। तो टकराने के पहले जो मोमेंटम था वो कितना? क्योंकि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब सर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टकराता है तो टकराने से पहले जितना मोमेंटम था, टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा। ठीक है, तो टकराने के पहले कितना था हमने निकाल लिया, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब टकराने के बाद का जो मोमेंटम है, तो बाद में जो मोमेंटम होगा, तो बाद में दोनों का मास जुड़ जाएगा, है ना। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 kg इंटू वेलोसिटी, वो आपको निकालना है। तो जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होगा। पहले इसका हमने मास मोमेंटम क्यों नहीं लिया? क्योंकि रेस्ट पे है, तो पहले केवल इस ऑब्जेक्ट के कारण मोमेंटम था, लेकिन बाद में जब दोनों ऑब्जेक्ट टकरा गए, चिपक गए, तो इन दोनों का मास कंबाइन हो गया ना, तो 5 और 1 6 हो गया। वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ से वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10/6 यानी 5/3 kg मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद जब दोनों चिपक गए तो वो इतनी वेलोसिटी से साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमारी निकल के आ गई। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी पता चल गया है। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कोलिजन के बाद जब दोनों चिपक गए तो मास कितना हो गया? 6, और वेलोसिटी कितनी होगी? 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो अब कितना हो जाएगा? 5 6 30, 30/10 10, सॉरी 30/3 10, ये अगेन 10 kg मीटर पर सेकेंड आया। और वो तो आना ही था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मोमेंटम हमेशा, चेंज इन मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो जो मोमेंटम टकराने के पहले था वही मोमेंटम टकराने के बाद है। आया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of force exerted on the object. अब देखो फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है तो क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, v = u + at। ठीक है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम। तो फाइनल कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। तो ये 8 - 5 ये हो जाएगा 3 = 6a।
तो एक्सेलरेशन हो गया 3/6 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये प्लस में क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है एक्सेलरेशन प्लस में होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? अब पहले तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो बदलेगा नहीं, तो मास कितना है? 100 kg। मास इनटू इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना? 5, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, अब यहां देखो टकरा नहीं रही है, तो यहां मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। सेम कब होता है? जब टकराने वाला केस होता है तब। यहां तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि मास तो वही रहेगा लेकिन अब वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। सेम मोमेंटम सेम कब रहता है? जब कोलिजन होता है, टकराता है। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो था वही मोमेंटम बिफोर कोलिजन था। तो कोलिजन के केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब मोमेंटम पता चल गया, इनिशियल और फाइनल। अब क्या निकालना? फोर्स। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 100 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला है? 1/2। ये आ गया कितना? 50 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया? 100 इंटू 1/2, 50 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में क्या कहा है? अख्तर, किरण एंड राहुल वेयर राइडिंग इन ए मोटर कार। ये 3 दोस्त थे, अख्तर, किरण और राहुल। ये कार चला रहे थे, मतलब कार में बैठे थे, और एक्सप्रेस वे में हाई वेलोसिटी के साथ कार चल रही थी। तभी कार के शीशे से एक इंसेक्ट, एक कीड़ा टकराया। ठीक है, और आकर चिपक गया विंडशील्ड से। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अब जब ये कीड़ा कार के शीशे से टकराकर चिपक गया, तो इस सिचुएशन पर अख्तर और किरण विचार करने लगे, है ना। तो किरण ने क्या बोला? किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। तो किरण ने ये कहा कि इंसेक्ट यानी कीड़े में ज्यादा मोमेंटम में चेंज आया है एज कंपैरिजन टू कार। कार के मोमेंटम में कम चेंज आया, लेकिन कीड़े के मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया। ठीक है, ये किसने बोला? किरण ने। क्लियर? फिर अख्तर क्या बोल रहा है? अख्तर सेड दैट द सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विथ ए लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। तो अख्तर ये कह रहा था कि क्योंकि कार ज्यादा रफ्तार से चल रही थी तो उसने ज्यादा फोर्स लगाया कीड़े पे, और फोर्स इसीलिए ज्यादा लगने के कारण जो कीड़ा था वो मर गया, इंसेक्ट डाइड। ठीक है, तो किरण की बात अलग है और अख्तर अलग कह रहा है। राहुल क्या कह रहा है? राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force and change in their momentum। यानी कि राहुल ने ये कहा कि राहुल ने एकदम डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिया। राहुल ने ये बोला कि जब कार कीड़े से टकराई, ठीक है, तो दोनों को सेम फोर्स एक्सपीरियंस हुआ और दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी सेम है। अब इसमें से आप किसके सजेशन को सही मानोगे, किसके सजेशन को गलत मानोगे? तो कुल मिला के सिचुएशन ये थी, अख्तर, किरण, राहुल कार से जा रहे थे, कीड़ा था, कीड़ा आया और कार के शीशे से टकरा गया और मर गया। अब तीनों ने, अख्तर, किरण और राहुल ने, तीनों ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया। अब किसके एक्सप्लेनेशन को सही मानोगे, किसके गलत मानोगे? तो किरण ने क्या बोला था? किरण ने बोला था कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो कीड़े में ज्यादा है एज कंपेयर टू कार।
तो बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, करेक्ट। ड्यू टू ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट के मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया है ना, और इसीलिए इंसेक्ट मर गया। बात सही है। अख्तर ने क्या बोला? सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विथ ए लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट एंड द इंसेक्ट डाइड। ये भी बात सही है। जो ज्यादा फोर्स से, ज्यादा वेलोसिटी से चलेगा, ज्यादा वेलोसिटी के साथ कौन सा? कार की वेलोसिटी ज्यादा थी, है ना, तो कार की वेलोसिटी ज्यादा थी, तो ज्यादा वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है, एक्सेलरेशन ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो कार ने ज्यादा फोर्स लगाया। जब कीड़ा कार से टकराया, ठीक है, तो जो कार ने फोर्स लगाया उसके वजह से कीड़ा मर गया। ये बात सही है। राहुल क्या बोल रहा है? बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। यहां तक तो सही है, कीड़े और कार को दोनों को सेम फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी सेम है। ये बात गलत है। तो राहुल की जो बातें हैं वो आधी सही हैं, आधी गलत है, पार्शियल करेक्ट। देखो समझो, जब कोई चीज टकराती है, अब आप ये बताओ, जब ये दोनों टकराएंगे तो जितना फोर्स कीड़े ने कार पे लगाया उतना ही फोर्स तो कार कीड़े पे लगाएगी। तो कार और कीड़े पे लगने वाला फोर्स ये तो बराबर होगा, ठीक है। लेकिन कार का मास मान लेते हैं कितना, बताओ? कार का मास मान लेते हैं mc, कीड़े का मास mi, ठीक है। अब मुझे कार का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ac और कीड़े का इंसेक्ट एक्सेलरेशन मान लेते हैं ai। अब आप बताओ, अगर मुझे कार का एक्सेलरेशन निकलना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स अपॉन मास। और कीड़े का एक्सेलरेशन लिखना होगा तो फोर्स अपॉन कीड़े का मास। तो किसका मास ज्यादा है? देखो, कार का मास कि इंसेक्ट का मास? तो कार का मास ज्यादा है, तो कार का मास ज्यादा है। तो अब आप ही बताइए, कार में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। लेकिन कीड़े का मास कम है तो कीड़े में एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। यानी मोमेंटम कहाँ ज्यादा चेंज आएगा? सेम फोर्स तो लगेगा, लेकिन मोमेंटम जो है, ठीक है, वो क्या होगा? वो आपका चेंज, एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक्स इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से एक बार, है ना। मुझे थोड़ा इसमें ये लग रहा है कि किरण ने क्या बोला था? ड्यू टू ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया एज कंपेयर टू द कार। अब आप ये बताइए कि कार और मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो टकराने के पहले जो मोमेंटम था, टकराने के बाद भी वही मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा, है ना। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, बात सही है। अब ड्यू टू ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट एज कंपेयर टू कार एंड द इंसेक्ट डाइड, तो ये बात तो सही है ना, ये भी बात सही है। लेकिन राहुल की बात जो है वो सही, पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। मतलब एक डम्बेल को गिरा रहे हैं, ठीक है, और डम्बेल को गिरा रहे हैं कितने हाइट से? 80 सेंटीमीटर की हाइट से।
तो आपको ये बताना है कि वो डंबल जब फ्लोर से टकराएगा तो कितना फोर्स लगाएगा फ्लोर पे, ठीक है। यानी ये डंबल इतने एक्सेलरेशन के साथ जमीन पर नीचे आ रहा है, जमीन से टकराया तो जमीन पे कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स पता लगाने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन पता करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास हाइट है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया हाइट हो गया, ठीक है। आपके पास एक्सेलरेशन है तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। S हो गया आपका कितना 8/10 मीटर, U आपका 0 हो जाएगा ना, फॉल्स, किसी डंबल किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, हाफ A कितना दिया है 10 और ये T स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 16/100 इक्वल टू T स्क्वायर, तो T कितना हो जाएगा 4/10, 4/10 यानी 0.4 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 0.4 सेकेंड, क्लियर। अब टाइम आ गया, टाइम आ गया तो अब आप क्या निकाल लो बताओ, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, क्लियर। तो टाइम निकल गया तो अब आप ये निकाल लीजिए V इक्वल टू U प्लस AT, तो V हो जाएगा आपका U 0 हो जाएगा, A कितना है, A आपका 10 है और टाइम कितना है 0.4, तो V हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ये डंबल जमीन से टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, और जब हमने उसको ऊपर से छोड़ा था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी 0, तो यहाँ 0 और यहाँ टकराते समय 4, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, तो मोमेंटम हो जाएगा आपका पता है मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना था डंबल का 10 kg, तो ये हो जाएगा 10 kg इंटू वेलोसिटी कितना है 4, ये हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फोर्स कितना लगा, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास कितना है फोर्स नहीं पूछा है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, फोर्स नहीं पूछा है, मोमेंटम पूछा था, तो मोमेंटम हमने निकाल लिया और ये मोमेंटम का आंसर होगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे निकाला, पहले हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी कैसे निकाला, तो पहले टाइम निकाला, इस इक्वेशन का यूज़ करके पहले हमने टाइम निकाला, फिर इस इक्वेशन का यूज़ करके हमने टाइम यूज़ कर लिया एक्सेलरेशन, फिर हमने वेलोसिटी निकाला और वेलोसिटी इनटू मास करके हमने मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है कंप्लीट, और यहाँ आपका ये NCERT एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन दे दिया ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मिल गए, आप क्वेश्चन में जहाँ आपने लगाया होगा डाउट आया होगा तो आप मेरा वीडियो देखकर अब आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।